हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, डैट इज चैप्टर नंबर 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2। तो हमने कुछ दिन पहले चैप्टर किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 1 एंड इट इज़ फ्रॉम यूनिट 3 ऑफ योर EVS सिलेबस 10+2 EVS का यूनिट नंबर 3 का ये चैप्टर नंबर 2 है और ओवरऑल ये चैप्टर नंबर 8 है। तो पिछले हमने चैप्टर में किया था व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं। आज उसके आगे एक न्यू डिवीज़न है पार्ट 2, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ में अपनी रफ़ कॉपी ज़रूर रखिए, मेन पॉइंट नोट करते जाइए। और जैसे मैंने बताया था आपको मीटिंग में भी कि हमने इनके सिर्फ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख सकते हो, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डायनेमिक प्रोसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको पता चल गया कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। इट एनेबल ऑल द पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ए वे विच साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट एंड इन्हांस द अर्थ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। यानी अपनी लाइफ को भी अच्छे से स्पेंड करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ानी है और साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उस अर्थ की क्वालिटी को इन्हांस करना है। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी हमने अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है। होएवर दीज आर द मेन पोल ऑफ टेंशन। ये दोनों चीज़ें टेंशन की बात होती है, दोनों सिरे जो हैं किसी पोल के दोनों टेंशन में हैं, इनको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अब हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ज़रूर होगा। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम जो रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमें एक दुविधा आ जाती है। तो सोशल इनइक्वालिटी, the material disparity that accompanies it, as well as the question of why consideration for nature should come before the welfare of human। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सभी के पास रिसोर्सेज एक जैसे नहीं हैं। अमेरिका में एक बंदा जितने रिसोर्स यूज़ करता है इंडिया में यूज़ नहीं कर पाता, और डिफरेंस है अलग अलग एरिया का, अंडर डेवलप, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री का, मैंने आपको पहले बताया था। और सेकंड है, हमने कंसिडरेशन देखनी है कि ह्यूमन की वेलफेयर को देखें या हम अपनी इन्वायरमेंट को देखें। तो नेचर की को कंसिडर करना है या ह्यूमन वेलफेयर को, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है। सो इज़ द सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिबेट। तो यहाँ इसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है। तो वर्ल्ड कमीशन डज नॉट बिलीव इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल ग्लोबल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इफ़ वी टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर विल टेक केयर ऑफ अस। अगर हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी कुदरत जो है केयर करेगी। सिमिलरली इफ़ वी वांट टू सेव पार्ट ऑफ सिस्टम, वी हैव टू सेव द सिस्टम इटसेल्फ। अगर हम सिस्टम का पार्ट कुछ बचाना चाहते हैं तो हमें सिस्टम का ही हिस्सा बनना पड़ेगा, सिस्टम को हमें बचाना पड़ेगा। तो दिस एसेंस डैट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ब्रटलैंड की जो रिपोर्ट है विच वाज पब्लिश इन 1987 अंडर आवर कॉमन फ्यूचर, टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, एक टाइटल में छपी थी जो मैगज़ीन में रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन कन्वेन ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एट रियो डी जनेरियो इन ब्राज़ील 1992। सो इट इज़ कॉल्ड अर्थ समिट और रियो डेक्लरेशन। अर्थ समिट लगा था एंड 800 पेजेस डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जो एजेंडा 21 नाम था। ए प्लान फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का प्लान था। वाज इशूड एट दिस कॉन्फ्रेंस। इट कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नमेंट ऑन एवरीथिंग टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सारा बताया गया था कि हमने हर देश ने इसे लागू करना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, इसके क्राइटेरिया बने थे। एजेंडा के जो 27 प्रिंसिपल थे विच कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट,
conservation and sustainable development. While these proclaimed principles had no legal bindings, they carry a strong moral force to ensure their adoption. तो इनको चलाने का कोई ऐसा कानून नहीं था कि हर एक देश ने लागू करना है, जो अपने देश की एक मॉरल ड्यूटी बन जाती किसी नेशन की इन्वायरमेंट के प्रति। तो ये वहाँ पे जो अर्थ समिट लगा था रियो जनेरियो में, तभी ये सारा डाटा बना था। उसी के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है इनफोर्स हुआ है। अब इस चैलेंजेस क्या आ जाते हैं वर्ल्ड वाइड। मेकिंग द चेंज हैपन मीन फेसिंग अप ए चैलेंजेस देन ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल। अगर आपने चेंज करनी है तो आपको उसके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनको हटाना ही एक चैलेंज बन जाता है। बट एम्बैरसिंग द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ ईजियर टू सेट डन। कहना आसान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना मुश्किल है। ह्यूमन आर चेंजिंग द प्लैनेट विद profound consequences of the future. Our activities have driven atmospheric carbon dioxide level beyond the experience in 4 लाख ईयर। 4 लाख साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई जितनी हमने कर दी है। अपना बैकग्राउंड देखें तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें देखने पड़ रहे हैं। स्पीसीज़ जो हैं, प्रजातियां जो हैं, चाहे जानवरों की हो चाहे पौधों की हो, डिसअपेयर हो रही हैं। 1000 to 10,000 टाइम रेट बढ़ रहा है उसका डिसअपेयर होने का। वी हैव ट्रांसफॉर्म 30 to 50% ऑफ प्लैनेट लैंड सरफेस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। 50% ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर रिमूव्ड, 90% ऑफ ओशियन लार्ज फिशेस ख़त्म हो चुकी हैं। मैनी सिस्टम हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द रेंज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पास्ट 500,000 ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमने किया है ईच एंड एवरी पार्ट, चाहे हमारी एयर हो, चाहे हमारी लैंड हो, चाहे हमारा वाटर हो। हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है, दूषित किया है, उसका दुरुपयोग किया है। तो ये हमें यहाँ कुछ डाटा दिखाई दे रहा है। उसी वजह से जो जानवर हैं, चाहे समुद्री जानवर हों, चाहे रेत में ना रहने वाले हों, चाहे पानी ज़मीन पे चलने वाले हों, वो ख़त्म हो रहे हैं। जंगलों में रहने वाले ख़त्म हो रहे हैं, जंगलों में पौधों की प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, कई विलुप्त हो चुके हैं। यही कारण है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। अब कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो वर्ल्ड फेस कर रहा है। फर्स्टली वन ऑफ द क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट इशू इज़ द ओवर पॉपुलेशन। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है कंबाइंड विद ह्यूमन लाइफस्टाइल एंड करंट पॉपुलेशन ऑफ अर्थ जो ऑलरेडी जो है 6 बिलियन है इज़ टू मच फॉर आवर प्लैनेट टू सपोर्ट सस्टेनेबली एट करंट मटेरियल कंजम्पशन लेवल। अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की सस्टेनेबली चलना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबल में हम यही सोचते हैं अभी कम यूज़ करें, बट अगर कम यूज़ करेंगे तो क्या बचेगा। हर एक को कोई ना कोई चीज़ चाहिए। ओवर पॉपुलेशन एक सबसे सीरियस इशू है। एलिवेटिंग पॉवर्टी, उसके बाद इसके साथ क्या होता है, एलिवेट होती है, इंक्रीज़ होती है पॉवर्टी विद ओवर पॉपुलेशन। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने लोग गरीब होंगे, स्पेशली इन रूरल कम्युनिटी एंड वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव। इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ ऑल कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली developing countries to meet challenges of globalization including the greater capacity building environment friendly technology। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, उनके सामने काफ़ी बड़ी समस्या है ग्लोबलाइजेशन करवाना, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, लोगों की अप्रोच से दूर है। तो ये भी एक चैलेंज है। प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, उसको प्रमोट करना, कंजम्पशन कैसे की चीज़ों को कितना यूज़ करना है, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, ये भी चीज़ें जो है प्रमोट होना ज़रूरी है। ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में, क्योंकि वेस्ट हम काफ़ी करते हैं। इंश्योरिंग डैट ऑल पीपल हैव एक्सेस एनर्जी सोर्सेज नीडेड टू इम्प्रूव देयर लाइफ, इंश्योर सभी को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करवाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम सभी को हो रही है, उसको रिड्यूस करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि प्रदूषण में रह रहे हैं तो ये समस्या तो आएगी ही, जितने मर्जी डॉक्टर हो जाएं। एंड इम्प्रूविंग द एक्सेस टू क्लीन वाटर जो है उसका सभी को देना, प्रोवाइड करवाना, ये भी एक बड़ी समस्या है।
और साथ में इससे ग्लोबल वार्मिंग, पूरी वर्ल्ड का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ये मैंने बताया। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। आगे आता है चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसे चैलेंजेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल कंसिडरेशन, समाज हमारा जो है इस चीज़ को मानता नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। इंडिया इज़ फेस्ड विद इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन प्रेशर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पॉपुलेशन। इट इज़ वेल नोट इंडिया इज़ टू सेटर प्लेस चाइना विद 1.5 बिलियन पीपल बाय 240। 2040 तक इंडिया जो है नंबर 1 हो जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। सिंस 1955 की बात करें, पॉपुलेशन जो थी 361 मिलियन थी टू 1 बिलियन, मेकिंग एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इंडियन। अब हर एक दुनिया में हर एक जो 6 नंबर पे पर्सन है कि कहीं भी हो वो इंडियन है। एज इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड मास। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी काफ़ी बढ़ गई है, 324 बढ़ गई है स्क्वायर किलोमीटर में। एंड प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट जो है बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा एक कारण है। उसके बाद है लिटरेसी, साक्षरता जो है, पढ़ाई जो है, अनपढ़ता काफ़ी है। वुमेन लिटरेसी रिड्यूस फर्टिलिटी रेट एंड देयर आर रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन प्रेशर। तो लड़कियों को पढ़ाना, लेडीज़ को पढ़ाना, जो पहले उनको पढ़ाते नहीं थे, अब जो है थोड़ा अवेयरनेस हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो उससे क्या है, वो अगर लेडीज़ पढ़ी होंगी, वुमेन पढ़ी होंगी, तो उनको पता होगा बच्चों में गैप कैसे रखना है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। लिटरेसी एसेंशियल टू रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, गरीबी से लड़ने में स्टडी काफ़ी हेल्प करती है। साक्षरता का, लिटरेसी का काफ़ी रोल है, बंदा अपने जो रोज़गार पैदा करने की क्षमता आ जाती है। also allow people to become more receptive toward the alternative technology and environment management। अल्टरनेट की ओर जाना बहुत अच्छा पता चल जाता है, एनवायरनमेंट का पता चल जाता है पढ़ाई करने से। जैसे बात करें फायरवुड, लकड़ी जलाने से अच्छा है हम एलपीजी का यूज़ करें, इससे जंगलों की कटाई भी कम होगी और साथ में एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये पढ़ने से ही चीज़ें पता चलती हैं। पीपल्स एबिलिटी टू मैनेज द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ये भी लिटरेसी से ही आती है। तो लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके बाद आती है पॉवर्टी, गरीबी। वन ऑफ द इंडिया की ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। फॉर्चुनेटली डिस्पाइट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, इमेंस एफर्ट्स किए हैं टू ओवरकम द पॉवर्टी, बट अभी तक जो पॉवर्टी की जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो पाई। पोल्यूशन डैट पुअर जनरेट इज़ ऑफ द डिफरेंट काइंड डैट बाई रिच। गरीब बंदा अलग तरह का पोल्यूशन करता है, अमीर बंदा अलग तरह का करता है। पुअर मोस्टली रिले इंटेंसली ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर नीड। गरीब बंदा बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहता है, सो इट्स डिग्रेडेशन अफेक्ट द लिवलीहुड ग्रेटली। तो इन्वायरमेंट अगर दूषित होगा तो गरीब बंदे का लाइफस्टाइल भी दूषित होगा। दे दस बिकम बोथ विक्टिम एंड एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो अमीर जो प्रदूषण करते हैं उससे इन्वायरमेंट को भी ख़राबी होती है, उसके साथ गरीब बंदे को भी नुकसान होता है। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, पैसे की भी समस्या है, गरीबी है। जीडीपी का जो स्ट्रक्चर है पूरे देश का बिगड़ा हुआ है। प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, ये बेडरॉक है इंडिया की इकनॉमी का। ऑल दो इट्स शेयर इन द टोटल जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है हर साल, जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा कम हो रहा है। एट द सेम टाइम द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड सर्विसेज सेक्टर डबल हो गया है लास्ट 50 ईयर। द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकनॉमी इज़ अकम्पनीज बाय चेंज इन द स्ट्रक्चर। कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न इकोनॉमिक कंसिडरेशन में आता है। लोगों को पता नहीं है चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। कंजम्पशन पैटर्न जो है डिपेंड करता है इनकम लेवल। एट सब्सिस्टेंस लेवल, जो नॉर्मल लेवल है, हम प्राइमरी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट, फ्यूल, वुड, खाने की चीज़ें। अगर इनकम बढ़ जाए तो हम सेकेंडरी चीज़ें यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हम सीमेंट, फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे।
अगर टर्शरी लेवल बढ़ जाए तो हम अपना व्हीकल रखेंगे, पर्सनल कंज्यूमर गुड अप्लाइंसेस हम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो जितनी बंदे की इनकम होती है उसी हिसाब से इसका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होता है। इन इंडिया जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है ओवर द ईयर। चेंजिंग द कंजम्पशन पैटर्न इज़ पोजिंग अनदर चैलेंज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है इसको ये कंजम्पशन पैटर्न भी अफेक्ट करता है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, गांव जो हैं शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस इंडिया में स्लो है अदर डेवलपिंग कंट्री के कंपैरेटिव। अर्बन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ फ्रॉम 19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन 1965 से 28% इन 2000। एक्सपेक्टेड एट मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया जो है अर्बन हो जाएगी। तो अर्बनाइजेशन से भी प्रॉब्लम आ जाती है। जो बंदा रूरल एरिया में भला पड़ा हो उसको शहर में रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ गुजारा करना इन्वायरमेंट में उसका लेवल नहीं होता, इस हिसाब से चलने का उसको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ ये स्टोरी है, पढ़ लेना इसको, मेवा सिंह की। पंजाब का था वो बंदा, उसके हिसाब से बनाई है ये। और खेती में इतना अच्छा नहीं करता था वो, फिर बॉम्बे चला जाता है जॉब के लिए, अपने परिवार के साथ जॉब ले लेता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेबर में काम मिल जाता है। एंड स्टार्टेड लिविंग कंस्ट्रक्शन साइट ऑन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। ही होप डैट देयर विल कुड अर्न मोर मनी ही वाज अर्निंग इन हिज विलेज। उसे था कि मैं खेती बाड़ी में अपने गांव में इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना मैं शहर में कमा सकता हूं। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो गांव छोड़ के कहाँ चला जाता है, शहर। ही हैड जस्ट 4 बेड शीट अराउंड ए स्मॉल एरिया विदाउट फैसिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट। फिर उसने चादरें लगा दी थी, ना उसके पास ड्रिंकिंग वाटर था शहर में, ना कोई टॉयलेट सिस्टम था। ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहाँ कंस्ट्रक्शन चलती थी, जहाँ कुछ चीज़ें बनती थी, बिल्डिंग बनती थी, ब्रिज बनते थे, वहाँ चला जाता था। हिज फैमिली फेड अप हो गई एंड डिसाइडेड टू गो बैक विलेज। उसके परिवार ने सोचा हम फिर वापस जाएंगे। मेवा सिंह ने फिर बॉम्बे में काम करना शुरू कर दिया और बच्चों को पैसे गांव में बेचता रहा। इन विलेज हिज फैमिली हैड टू वर्क इन फार्म। उनके परिवार को खेतों में काम करना पड़ता था। इंक्रीज वर्कलोड फोर्स हिज चिल्ड्रन टू ड्रॉप स्टडी। अपने बच्चों के ऊपर वर्कलोड बढ़ा और उनको अपनी स्टडी को छोड़ना पड़ा। मेवा सिंह हैज़ आल्सो डिसकनेक्टेड हिज फैमिली एंड स्टार्ट टेकिंग ड्रग। उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी हालातों से लड़ने के लिए। हिज फ्रेंड्स वर आल्सो पासिंग थ्रू सेम फेस। उसके दोस्त जो शहर में गए थे उनको भी सेम ही मुश्किलें आ रही थी। चिल्ड्रन ऑफ देम स्टार्टेड बैगिंग। उनके जो बच्चों ने भीख मांगनी शुरू कर दी। हेल्थ ऑफ मेवा जो है डिस्ट्रॉयड होने लगी। फिर वो गांव में बस वापस आ गया। तो इससे यही है कि अर्बनाइजेशन जो है ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको शहरों में रहना जो है, हर एक बंदा शहर में जाके वेल सेटल नहीं हो सकता। शहरों की अलग समस्या है, गांव की अलग समस्या है। तो इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिल जाता है। आगे स्टूडेंट्स बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये भी कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इंडिया में और एयर पोल्यूशन में इफ़ेक्ट करता है। टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर इन कंट्री जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं अदर व्हीकल से। इसलिए हमें गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अपनी बाइक वगैरह गाड़ियाँ जो है डेली नहीं लेके जानी चाहिए, कभी ट्रांसपोर्ट भी चले जाना चाहिए। इससे हमारी एक तो पैसे बचते हैं और डीजल पेट्रोल की बचत होगी और पोल्यूशन कम होगा। पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इंडिया में चैलेंजेस रहे हैं। इनॉर्मस नेचुरल वेल्थ है इंडिया की डेट हैज़ एंड द सेम टाइम यूज़ टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीज़। और अपने लोगों का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है, वेल्थ को बचाना है। वी हैव मैनी लॉज पॉलिसी बने हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी है, बट इसमें पब्लिक का जो कोऑपरेशन चाहिए विद द गवर्नमेंट, तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। स्पोर्ट बेस्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका सपोर्ट क्या है? इट रिक्वायर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। बांझ रहना, किसी चीज़ कोई कमी होना, डेट इज़ द डिप्राइवेशन एंड पॉवर्टी, इसको ख़त्म किया जाए। इट रिक्वायर कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उनको कंजर्व करना और एनहांस करना रिसोर्सेज को। इट रिक्वायर्स ब्रॉडनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का कंसेप्ट ब्रॉड करना।
इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो सोशल एंड कल्चर ग्रोथ भी देखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिमेंशन है डैट इज़ इट रिक्वायर यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल। पैसे के साथ साथ इन्वायरमेंट के डिसीज़न भी इकट्ठे एक यूनिफिकेशन होना। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक सपोर्ट बेस बनाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल उनकी इच्छा है, एक पर्टिकुलर चैलेंज रहती है हर एक देश के लिए, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्री। पॉलिटिकल बिल रेफर टू डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सेक्टर टू ब्रिंग significant and persistent change in the society. So it is stating that it is needed to turn wheels of development reform. तो उनको हिलाना पड़ता है, सरकार को झंझोड़ना पड़ता है, तभी डेवलपमेंट चलती है। पॉलिटिकल बिल इन डेवलपिंग कंट्री रेस्ट इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में पावर होती है। एज अ रिजल्ट ए लॉट ऑफ इंसेंटिव आते हैं, ग्रांट आती हैं, हैव बीन ऑफर्ड by international organization to tilt political commitment in direction of realizing both present and future। तो कई बार फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं और पॉलिटिकल को अपनी ओर खींच लेती हैं, तो वो डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, लोगों को और देखते नहीं हैं। जहाँ बाकी चीज़ें आपको सारी पता ही हैं। पॉलिटिशियन एंड द पॉलिसी मेकर हैव टू अंडरस्टैंड एवरी डिसीजन दे मेक हैज़ सिस्टमेटिक परस्यूशन। जो उनको सोचना चाहिए जो हम डिसीजन ले रहे हैं इनका क्या इफ़ेक्ट होगा। डायनमिक एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़, जो पॉलिसी बननी चाहिए वो डायनमिक होनी चाहिए, और टाइम के साथ वो चेंज भी हो जानी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमांड अर्जेंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर टू सेफगार्ड द लिवलीहुड प्लेस्ड एट रिस्क, क्योंकि लोगों का जो लिवलीहुड है वो रिस्क के ऊपर है। इमीडिएट पॉलिसी की ज़रूरत है। बाय स्टार्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्किल एंड वर्सेटैलिटी डेवलपमेंट for the promotion of small scale entrepreneurship, management and market must be developed for those whose occupation and livelihood are at risk। छोटे जो रोज़गार हैं, छोटे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको हेल्प करनी चाहिए ताकि उनके जो उद्योग हैं बच सके। बेसिक एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी का भी ज़रूरी है, एजुकेशन बढ़नी चाहिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत योगदान है। सम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे एनर्जी की बात करें, एनर्जी में काफ़ी चेंजेस हुई हैं, जैसे बायोबीटेनॉल, बायोडीजल, स्टेट वेजिटेबल ऑयल कैन बी एप्रोप्रिएट। डायरेक्ट बायोफ्यूल इन एरिया वेयर द वेजिटेबल ऑयल इज रेडिली अवेलेबल एंड चीपर देन फॉसिल फ्यूल यूज़ हो सकता है। जनरेटर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बायोगैस अनदर अल्टरनेटिव है खाना बनाने के लिए भी। ये आपको CFL लैंप नज़र आ रहे होंगे, इससे काफ़ी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सेफ होती है। लाइटिंग, लाइट ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन LED जो सिस्टम है, लाइट इमिटिंग डायोड, रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर सेल यूज़ कर सकते हैं, और कैरोसिन लैंप का यूज़ कम कर सकते हैं, इससे कैरोसिन बचेगा। CFL कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, ये कम वोल्टेज के चलते हैं और 4, 5, 6 वाट के काफ़ी रूम में लाइट कर देते हैं। 100 वाट बल्ब से कंपैरेटिव 100 वाट बल्ब एक के कंपैरेटिव 10 जल सकते हैं, उससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन जो है हवा का आदान प्रदान ज़रूरी है, और सोलर सिस्टम भी हम चला सकते हैं। सोलर चिमनी, थर्मल चिमनी इम्प्रूव द नेचुरल वेंटिलेशन। एयर कूलर हम चला सकते हैं इसी के कंपैरेटिव। फूड प्रेपरेशन एंड कुकिंग, फूड को प्रिपेयर करना, कुकिंग, इस सारी चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। फ्यूल वगैरह, स्मोकलेस एंड वुड कंजर्विंग स्टोव जो हैं उसकी एफिशिएंसी, बड़ी LPG बर्नर की कितनी एफिशिएंसी है वो यूज़ करना टेक्नोलॉजी का, ताकि ईंधन का जो नुकसान ना हो, ज़्यादा धुआं ना निकले, खाना बनाने वाले की सेहत को नुकसान ना हो। गुड क्वालिटी का कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है इस टेक्नोलॉजी फूड प्रेपरेशन एंड कुकिंग में आती हैं। फ्यूल जो CNG एक अल्टरनेटिव है। बायोडीज़ल जट्रोफा, कॉर्न एंड बीट प्लांट से बन सकता है, बायोडीज़ल मैंने बताया था। इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन नॉट ओनली सेव ऑयल बट आल्सो रिजल्ट इन लेस पोल्यूशन। हाइड्रोजन भी हमारा फ्यूचर फ्यूल है, ये मैंने बताया था वीडियो में। रेफ्रिजरेशन में हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं। पोर्ट इनपोर्ट रेफ्रिजरेटर इन अफ्रीका काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसको हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीज कर सकते हैं। कंप्रीहेंसिव रिव्यू एंड रिवीजन मैकेनिज़्म, रिव्यू होना चाहिए, चीज़ों का रिवीजन होनी चाहिए,
क्या टेक्नोलॉजी चल रही है इन्वायरमेंट के लिए, ये बेनिफिशियल है या इसका कोई नुकसान है। अगर तो बेनिफिशियल है उसको यूज़ करें, अगर नहीं है तो उसको चेंज करें। ये सारा कुछ इसी में आता है। ह्यूमन अप्रोच, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जो है ये लॉ है, हम पूरा RTI डाल के ले सकते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ड्राइव एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंट में अवेयर करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इनको लोगों को इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, कानून के बारे में जानना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। पुअर जो विक्टिम है ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बट दे कैन आल्सो एग्रावेट इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग कंडीशन डू नॉट कीप पेस विद पॉपुलेशन इंक्रीज, rather the poor have to turn into agent for environment restoration and by involving them by saying forest management, waste management, recycling and in manner that create the incentive for them and use natural resources in sustainable manner। तो गरीब जो बंदा है उसको विक्टिम बनना ही नहीं, नेचर ने विक्टिम बनने के लिए नहीं पैदा किया, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर सकता है, अपनी मेहनत से, अपनी लेबर से इन्वायरमेंट को बचा भी सकता है और इन्वायरमेंट रिसोर्सेज से अपना पैसा भी कमा सकता है। तो गरीब बंदे को भी आगे आना चाहिए। सेकेंडली, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी मस्ट बी कंडक्टेड यूजिंग द इन्वायरमेंट कंजर्विंग एंड रिसोर्स सेविंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, रिसोर्स सेविंग होनी चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए। पैसा जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाना चाहिए। कोई भी जो इक्विपमेंट आ रहा है, कोई भी प्लांट लग रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी देखना चाहिए और उसका जो फ़ायदा क्या है वो भी देखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस शुड बी कंसिस्ट लॉ होना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने का। जो थर्ड स्टेप है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट ए लग्जरी फॉर रिच बट ए नेसेसरी फॉर पुअर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट एक लग्जरी है अमीरों के लिए, इन्वायरमेंट में जो मर्जी करते जाएं। अमीर गरीब के लिए, दोनों के लिए कानून जो है एक जैसा ही होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। एट विलेज लेवल, एट रूरल लेवल कोई इक्विपमेंट आ रहा है, कोई मशीनरी आ रही है तो उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मॉडल चेंज मॉडल होने चाहिए। So this reorientation is one of the chief institutional challenge of the country. Meeting it will require major institutional development and reform. Many countries that are too poor or small or that have limited marginal capacity will find it difficult to do unaided. They will need financial and technical assistance. So skilled man power का होना ज़रूरी है। तो वो तभी आ सकती है अगर देश में पैसा होगा और अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, एक टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी कोई मशीनरी लगी है, उससे होने वाले हादसे नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे, लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, उनकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा और खुशहाली आएगी। अमीर विक्टिम नहीं बनेगा और जो गरीब विक्टिम नहीं बनेगा, अमीर जो है एनवायरनमेंट को दूषित नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 8 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 2। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। बार बार देखिए, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपने कर लेने हैं 1 से लेके 6 तक। ये आपका होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको मैं इसकी पिक्स भी भेज दूँगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको सारा जो लेक्चर है समझ आ चुका होगा और किसी दिन हम न्यू टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है ये हम आगे करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू।